Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about areas of social influence. हमने इससे पहले की जो वीडियो में देखा था, डिस्कस किया था सोशल इन्फ्लुएंस। वैसे मैंने एरियाज़ ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस को भी स्टार्ट कर दिया था। 3 टाइप्स के एरियाज़ ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस होते हैं। एक कन्फॉर्मिटी होते हैं, सेकंड कंप्लायंस होता है, थर्ड ओबीडियंस होते हैं, जिसमें से हम कन्फॉर्मिटी को डिस्कस कर चुके हैं। आपके राइट में कॉर्नर में ब्लिंक हो रहा होगा, आप पहले उसको देख लेंगे, व्हाट इज़ सोशल इन्फ्लुएंस और व्हाट इज़ कन्फॉर्मिटी। तो आपको ये कंप्लायंस और ओबीडियंस बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ये टॉपिक MPC 004 का है, और MPC 004 के जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो जो बेसिकली जो स्टार्ट हुए थे क्वेश्चन 3 मार्क्स के, वो 2015 से ही हुए थे। तो जो 2015 से 2021 के जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, मैंने उसका एक वीडियो अपलोड किया है 3 मार्क्स के विद आंसर। आप उसको देख सकते हो, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो लेट्स बिगिन। तो कंप्लायंस से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कंप्लायंस इज़ अ टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस वेयर एन इंडिविजुअल डज व्हाट समवन एल्स wants them to do following his or her request और सजेशन। ठीक है, ये बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से होता है। और इसको अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट होती है एक तरीके से। तो जो एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट होती है वो होती है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट होती है। एंड जो इम्प्लिसिट होती है वो होती है इनडायरेक्ट। तो इसको और अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो कंप्लायंस है अगर्स व्हेन पीपल चेंज देयर बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप आस्किंग और डायरेक्टिंग देम टू चेंज। तो जो ये पर्सन होते हैं जो हमें अपने बिहेवियर को डायरेक्ट चेंज करने के लिए डायरेक्ट करते हैं, उनके पास कोई रियल अथॉरिटी और पावर नहीं होता है कमांड अ चेंज। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो मैंने बात की उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो अगर एक सेल पर्सन है, आप कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, वो सेल्स पर्सन आपको क्या करता है, आपके बिहेवियर को आपके चेंज करता है, जिससे कि आप वो सामान जो है, जो भी आप ख़रीदने गए हैं, आप उसको परचेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक डायरेक्ट कंप्लायंस। अब इनडायरेक्ट का क्या होता है कि अगर आप कुछ किसी भी वेबसाइट पे अगर आप कुछ सर्च कर लेते हैं, तो वो हर जगह आपने देखा होगा यूट्यूब पे या फिर आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो वही चीज़ आपको बार बार शो होती है वेबसाइट पे। तो आप क्या करते हैं कि आपको वहाँ पे कंप्लायंस होता है और उस चीज़ को आप परचेस कर लेते हैं, क्लिकिंग इट एंड देन मेकिंग अ परचेस। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट, मतलब इम्प्लिसिट। एंड ये जो एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला, ये हो गया डायरेक्ट मीन्स एक्सप्लिसिट। ठीक है, सो कंप्लायंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको ऑब्जर्व किया था, मतलब डेवलप किया था रॉबर्ट सलेडिनी ने। ठीक है, तो इसमें 6 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे। ठीक है, और एक तरीके से ये जो हमने कन्फॉर्मिटी में डिस्कस किया था, इंक्रीज़ फैक्टर की किस तरीके से इंक्रीज़ होती है कन्फॉर्मिटी, कुछ वो फैक्टर्स ही हैं ये दोनों में। प्रिंसिपल्स अगर आएगा क्वेश्चन तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, और अगर इंक्रीज़ कंप्लायंस फैक्टर तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। सो फर्स्ट है रेसिप्रोकेशन, और सेकंड है क्रेडिबिलिटी, थर्ड है लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप्स, फोर्थ है स्केरिसिटी एंड सोशल वैलिडेशन, एंड लास्ट है कमिटमेंट। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। रेसिप्रोकेशन मीन्स ये बेस्ड है सोशल नॉर्म्स पे, ट्रीट अदर्स एज यू वुड एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आप किसी स्टोर में कपड़े ख़रीदने जाते हैं, और जब ट्राई करते हैं तो स्टोर में जो सेल्स पर्सन होते हैं वो आपसे ये कह दें कि मैम आप इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, तो जिसकी वजह से हम वो प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं बिकॉज ऑफ कंप्लायंस। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी।
क्रेडिबिलिटी मीन्स कि अगर हमारा जो सोर्स है लोगों को ज़्यादा कंप्लाई करता है थ्रू द हाई क्रेडिबिलिटी। बिकॉज़ अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आज के टाइम पे, तो उसमें अगर एक्सपर्ट वर्ड जुड़ जाता है तो वो बहुत ही एक प्रोफेशनल फिगर शो करता है, ये कंप्लायंस पे इफ़ेक्ट डालता है। ये बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे ऐड देखते हैं जिसमें कि एज डॉक्टर एक्सपर्ट्स आके उन आइटम्स की क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, सबकी क्या होती है, कंप्लायंस उसकी वजह से बढ़ जाती है कि हाँ ये जो आइटम है, ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा होगा क्योंकि ये हमें कौन, एक एक्सपर्ट या डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी क्रेडिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके अब नेक्स्ट आते हैं लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप। लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप मतलब कि अगर हम कोई सामान परचेस करने गए और वो पर्सन बहुत ही हैंडसम है, तो और हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उससे पसंद करने लगते हैं, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, एक तरीके का कंप्लायंस इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। इसीलिए जो सेल्समैन्स और सेल्स पर्सन रखे जाते हैं, बेसिकली जो स्टोर्स में आपने मॉल्स में देखा होगा, वो ज़्यादातर प्लेसमेंट जो होते हैं कॉलेजेस से, वो जो ब्यूटीफुल गर्ल्स और हैंडसम बॉयज़ होते हैं उन्हीं को रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्कैरसिटी पे। स्कैरसिटी क्या होता है, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, सप्लाई एंड डिमांड्स, ठीक है। जब किसी भी चीज़ की सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड हो जाती है, तो फिर उसकी जो डिमांड बढ़ जाती है, जो कि हमारे कंप्लायंस को इंक्रीज़ करता है। तो नेक्स्ट है सोशल वैलिडेशन। सोशल वैलिडेशन ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंफर्मिटी एंड कॉन्सेंसियस मीन्स कि ये एक कंप्लायंस फेनोमेना है जिसमें हम किसी के रिकमेंड करने पर हम ये स्टेप लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मान लो हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आपने कुछ प्रोडक्ट को यूज़ किया और आपके फ्रेंड का भी हेयर फॉल हो रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे। तो ये क्या हुआ कि सोशल आपने जो किया फिर उसको बताया, फिर वो अपने फ्रेंड को बताएगी, तो ये क्या हो गया, रिकमेंड किया गया, और देख के हम उस एविडेंस के थ्रू क्या करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। तो ये एक होता है सोशल वैलिडेशन। नेक्स्ट आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट में क्या होता है कि ये भी मान लीजिए कोई स्टोर है, आपको लॉयल्टी कार्ड्स और बोनसेस देता है जब आप शॉपिंग करते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम भी आप क्या करेंगे, उसी शॉप पे जाएंगे और ख़रीदेंगे सामान को, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे हमें लॉयल्टी कार्ड्स और बोनस मिलेंगे जो कि हम नेक्स्ट शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है, कंपनी का कमिटमेंट होता है अपने कस्टमर से, ठीक है। ओके अब ये थे सारे प्रिंसिपल्स जो रॉबर्ट सिलेडिनी ने दिए थे। अब नेक्स्ट आते हैं 4 कॉम्प्लायंस स्ट्रेटजीज़, ठीक है। तो जो कॉम्प्लायंस की स्ट्रेटजी थी वो 4 है। फर्स्ट है फुट इन द डोर टेक्निक्स, सेकंड है डोर इन द फेस टेक्निक, थर्ड है लो बॉल टेक्निक्स, और फोर्थ है इनग्रेशिएशन टेक्निक, ठीक है। ओके, वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फुट इन द डोर टेक्निक्स क्या होती है कि किसी छोटे से रिक्वेस्ट से, स्मॉल रिक्वेस्ट से कुछ लार्ज रिक्वेस्ट करना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लो कि अपने पेरेंट्स से आप पूछते हो कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा सकती हूँ। जब वो आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है वो उसमें एग्री हो जाते हैं, तो आप उसी के बाद एक रिक्वेस्ट रखते हैं कि क्या मैं उसके घर नाइट स्टे कर सकती हूँ। तो क्या हो गया, स्मॉल रिक्वेस्ट से लार्ज रिक्वेस्ट पे आप गए। तो ये हो गई एक कॉम्प्लायंस की टेक्निक्स, ठीक है, कि अगर आपको कोई बड़ी रिक्वेस्ट करनी है तो उससे पहले आप कोई छोटी रिक्वेस्ट करें, अगर उस पर अग्री हो जाते हैं तो
परसेंटेज ज़्यादा हो जाते हैं आपके जो लार्ज रिक्वेस्ट होती है उसके एग्री होने के, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट है फुट इन द डोर टेक्निक्स के। डोर इन द फेस टेक्निक्स मतलब कि पहले इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लार्ज रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मतलब बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्मॉल रिक्वेस्ट करते हैं। जिससे क्या होता है कि आपकी जो स्मॉल रिक्वेस्ट होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी लार्ज रिजेक्ट होने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, किसी प्रोडक्ट या आइटम का जो प्राइस होता है उसको बहुत ही, मान लीजिए वो उसका प्राइस वो 1000 बताता है, ठीक है, बट एक्चुअली में उसका प्राइस कितना होता है 500 मान लो। तो उसे पता है कि जो भी कस्टमर आएगा वो नेगोशिएट करेगा ही करेगा, तो इसीलिए वो पहले ही बढ़ा चढ़ाकर उसके प्राइस को बताता है कि बाद में नेगोशिएशन के बाद भी मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो एक तरीके से इस टेक्निक्स को जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं लो बॉल टेक्निक्स। इस टेक्निक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से जो सेलिंग करते हैं, मतलब कि जो सेल्स पर्सन होते हैं, मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी होती है सेल करने की, उसमें ये टेक्निक्स यूज़ होती है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है आप ख़रीदने गए हैं, मान लीजिए लैपटॉप आप ख़रीदने गए हैं, ठीक है। अब लैपटॉप के साथ आपको एक छोटा सा स्पीकर और कुछ और भी चीज़ें, मान लीजिए बैग, ये दोनों चीज़ें आपको दे दी जाती हैं, ठीक है, बहुत अच्छे प्राइस में। बट ये नहीं बताया जाता है कि जो एक्चुअली प्राइस है पूरी टोटल मिला के वो कितनी होगी। सिर्फ आप लैपटॉप की प्राइस जानते हैं और इन दोनों की प्राइस को नहीं बताया जाता है। तो फिर बाद में पता चलता है कि जो टैक्स वैक्स मिला के हुई बात, तो वो तो मुझे फिर प्रॉफिट नहीं हुआ, बट जो सेल्समैन्स होते हैं उनको प्रॉफिट हो गया, उस कंपनी को प्रॉफिट हो गया। तो एक तरीके से ये जो टेक्निक्स होती है ये लो बॉल टेक्निक्स कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं इनग्रेशिएशन पे। इनग्रेशिएशन में ना बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है इसका। मैं एवरीडे लाइफ में देती हूँ इसका एग्ज़ाम्पल, कि हमें अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले को बहुत ही तारीफ़ के पुल एक तरीके से होता है ना, वो बांध देते हैं, तो सामने वाला कंप्लायंस हो ही जाता है। मान लीजिए आपका अपना छोटा भाई है मान लीजिए, उससे आपको कोई काम करवाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या तो उसको कुछ देंगे या तो फिर आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो आपका काम 100% कर देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंग्रेशिएशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, ओबीडियंस। ओबीडियंस इज़ अ फॉर्म ऑफ social influence that involve performing an actor under the orders of an authority figure। जैसा कि हमने बात किया, जो कंप्लेंट्स था वो उसके अंडर में क्या थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी, बट जो ओबीडियंस होता है वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को विद द अथॉरिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन मस्ट फॉलो दैट दियर पेरेंट्स टेल देम टू डू, क्योंकि पेरेंट्स के पास क्या होता है, उनकी अथॉरिटी होती है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ दियर बॉस, एंड एज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल, सोल्जर्स हैव टू एब्सोल्युटली फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ दियर लीडर्स इन द आर्मी। फैक्टर्स ऑफ इंक्रीज ओबीडियंस। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये स्टैनली मिलीग्राम ने 1960s में ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट पड़ा। तो ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसी के थ्रू हम समझेंगे कि उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो जो ई रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्सपेरिमेंटर है, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर, एंड एल रिप्रेजेंट कर रहा है लर्नर। ओके, तो यहाँ पर ये है एक शॉक जनरेटर है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ये लर्नर, यहाँ पर अगर जो भी शॉक दिया जाएगा इस वायर के थ्रू उसे शॉक मिलेगा,
ओके। और ये जो एक वॉल है, हाफ वॉल है, जिससे कि टीचर और लर्नर एक दूसरे को देख ना पाएँ। तो इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है वो लर्नर को 20 वर्ड्स लर्न करने के लिए देता है, रैंडमली कोई भी वर्ड्स लर्न करने के लिए देता है और सीक्वेंसली उसको बताना होता है, ठीक है, लर्नर को। अगर वो बताने में कोई भी गड़बड़ कर देता है तो उसको शॉक दिया जाता है। तो जो शॉक का लेवल था वो 15 to 450 वोल्ट्स का था, ठीक है। इसी लेवल में उसको शॉक दे, जैसे जैसे उसकी गलती बढ़ती जाती थी वैसे वैसे शॉक का क्या लेवल बढ़ता जाता था। अब ये बढ़ता क्यों जाता था, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटर होता था वो पिंच करता था टीचर को, क्योंकि जब भी टीचर शॉक देता था तो लर्नर क्या होता था, स्क्रीम करता था, शाउट करता था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं मर जाऊँगा, इस टाइप की। तो टीचर क्या होता था, डर जाता था। बट एक्सपेरिमेंटर ये कहता था कि आप 2 शॉक, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। तो क्या करता था, ओबे करता था एक्सपेरिमेंटर की बातों को। तो लास्ट टाइम इतनी बार उसको पिंच किया, लास्ट ऐसा भी टाइम आया था कि 450 वोल्ट्स को शॉक को जनरेट किया था टीचर ने। तो उसमें क्या हुआ कि वैसे तो इतना अगर वोल्टेज का शॉक दिया जाएगा तो कोई भी पर्सन की डेथ हो जाएगी, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये जो लर्नर था वो नोन में था एक्सपेरिमेंटर के। बस इसमें ये चेक किया जा रहा था कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा पिंच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वो उस चीज़ को ओबे कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके का उनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। आइए, वो समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं, अब उसके थ्रू तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा जो ओबीडियंस है वो किस तरीके से इंक्रीज़ होता है, ठीक है, फैक्टर्स से। तो कमांड वेयर गिवन बाय एन अथॉरिटी फिगर रेदर देन एनदर वॉलंटरी, ठीक है। अगर हम किसी को कमांड करते हैं एन अथॉरिटी फिगर रेदर देन अदर वॉलंटरी, तो क्या करता है कि वो पर्सन मान ही जाते हैं बाद में, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट्स वर डन एट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डन होता है, ठीक है, जो भी उनका इंस्टीट्यूशन होता है, कि किस तरीके से पर्सन क्या होते हैं, ओबीडियंस होते हैं। द अथॉरिटी फिगर वॉज प्रेजेंट इन द रूम विद द सब्जेक्ट। जो अथॉरिटी है वो फिगर वॉज प्रेजेंट, मतलब कि उस रूम में सब्जेक्ट के साथ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। द लर्नर वॉज इन अनदर रूम, जैसा कि हमने अभी मैंने बताया कि वॉल रहती है, तो लर्नर जो है वो अदर रूम में होता है। द सब्जेक्ट डिड नॉट सी अदर सब्जेक्ट डिसओबेइंग कमांड। जो सब्जेक्ट है वो दूसरों को नहीं देख सकता है कि वो उसके कमांड को डिसओबे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था एरियाज़ ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।